हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक बहुत सीरियस इशू डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नेसेसरी ईवल है? मामला सीरियस है, मामला गंभीर है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हमें रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में, कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर ले लीजिए, बहुत सारा एडिटोरियल देखने को मिल रहा है। खबर इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि पहली बात तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ये मामला कहा है उत्तराखंड के लेजिस्लेचर में कि वो बेसिकली यूसीसी को लागू करने के लिए स्टेट लॉ लेके आने वाले हैं। और साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने 22nd लॉ कमीशन के सामने ये यूसीसी का रिव्यू जो है वो रख दिया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, क्या जुडिशरी ने कभी इस पे कुछ कहा है या इसके पहले कभी लॉ कमीशन ने कोई सजेशन दिया है, इन सभी बातों को हमें समझना जरूरी है अगर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोले तो एक समान नागरिक कानून, यानी कि नागरिक होने के नाते, नैतिकता के नाते आपके ऊपर लगने वाला जो कानून है वो एक जैसा होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स यहां पे आपको हर्ट होते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू होता है वो कहते हैं पर्सनल लॉज के ऊपर लागू होता है। पर्सनल लॉज क्या हो सकते हैं ये भी हम समझेंगे। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इस मैटर को समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। You don't have to be too quick to judge the video because you see the entire problem of Uniform Civil Code we are going to decode by addressing 8 main questions that come into the picture. That is, what is Uniform Civil Code? What is exactly the process of codification of laws? What should be the approach to implement UCC? Was Hindu codification of personal laws a step towards UCC? How is Special Marriage Act 1954 a modern law incorporating principles of UCC? जुडिशरी ने क्या रोल प्ले किया है अभी तक, गवर्नमेंट की किस तरीके से मदद करी है, गोवा स्टेट से हमारे लिए क्या लेसन्स हैं जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर देख सकते हैं, और 21st लॉ कमीशन ने क्या कहा है इस मामले में। तो इन सभी 8 सवालों के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के फ्यूचर के ऊपर द हिंदू में जून 9, 2022 को एक एडिटोरियल भी आया जिसमें यह कहा गया कि इस तरीके की अगर गतिविधि की जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम लागू करने की कोशिश करेंगे, थोपने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा कॉन्स्टरनेशन क्रिएट हो जाए हिंदूज और मुस्लिम्स में, एक तरह का ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाए हिंदूज और मुस्लिम्स में। क्योंकि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कमेटी बनाई है ड्राफ्ट प्रिपेयर करने की। तो यह मामला आया और यहां पे इसलिए अब हम यूसीसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यह आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। और आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली यह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में समाया हुआ है। पार्ट 4 को हम हिंदी में कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। अब नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है कि अगर सरकार को कोई भी कानून बनाना है तो सरकार को डीपीएसपी को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस आर्टिकल 44 आखिर कहता क्या है? आर्टिकल 44 यह कहता है कि जो आपका स्टेट है वो हमेशा यह कोशिश करेगा कि सभी सिटीजन्स के अक्रॉस एक जैसा लॉ लगे। तो सिविल कोड का एग्जैक्ट मतलब क्या है? सिविल कोड का एग्जैक्ट मतलब है कि आपके सोशल रिलेशंस, यानी सामाजिक रिश्ते स्टैब्लिश करने वाले जो कोई भी कानून है वो एक जैसे हों। अब सामाजिक रिश्ते समाज के अंदर किस तरीके से स्टैब्लिश होते हैं? तो सामाजिक रिश्तों में सबसे पहले देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट इज कि मैरिज। अब मैरिज की बात करें तो ये रिलीजन से निकल के आता है। भाई शादी किस तरीके से करते हैं? हम अपने धर्म के आधार पर करते हैं। तो कुछ रिलीजन शादी को एक सेक्रामेंट मानते हैं,
यानी कि आप अगर हिंदू ट्रेडिशन को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा, हिंदू ट्रेडिशन में कहा जाता है कि शादी 7 जन्म का रिश्ता है। एक बार हो जाता है आपका आत्मा का आत्मा से मिलन है और ये 7 जन्म का रिश्ता है। वेरएज कुछ पर्टिकुलर रिलीजन ऐसे हैं जहां पे शादी को मेयरली एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, यानी दो लोगों के बीच में एक नैतिक कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब पोजीशन ऑफ मैरिज रिलीजन से इमानेट होती है, रिलीजन से निकलती है, और रिलीजन के अंदर जो शादी का एसेंस है वो भी डिफरेंट है, तो क्या मैरिज से निकलने वाले कोई भी अधिकार, अब मैरिज से क्या अधिकार हो सकते हैं? मैरिज से हस्बैंड और वाइफ का कंजुगल राइट्स निकलता है। क्या निकलता है? कंजुगल राइट्स। कंजुगल राइट्स बोले तो शादी हो जाने के बाद पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन में जो एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है और एक दूसरे से जो अधिकार है वो निकलता है शादी से। ठीक है, उसके बाद आपको पता है शादी का बेसिक आउटकम है चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि प्रोक्रिएशन इज कंसीडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैरिज। प्रोक्रिएशन करना इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैरिज। अब चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। चिल्ड्रन से उनकी कस्टडी निकलती है, चिल्ड्रन से उनकी गार्जियनशिप निकलती है कि उनके असली गार्जियन कौन है। चिल्ड्रन का अपने पिता की प्रॉपर्टी पे क्या अधिकार है, इनहेरिटेंस की बात होती है। शादी है तो शादी को खत्म करने की भी बात होगी, डिवोर्स। शादी है तो शादी को खत्म करने की भी बात होती है, डिवोर्स भी एक तरीके से सोशल रिलेशन का पार्ट है। तो आप इसमें अगर तोड़ोगे चीजों को तो आपको पता चलेगा सोशल रिलेशंस में बेसिकली वो सारी चीजें आ सकती हैं जो कि दो इंडिविजुअल एक रिलीजन के होके या अदर रिलीजन के होके एक्सरसाइज किस में करते हैं, दे ट्राई टू एस्टैब्लिश रिलेशंस अमंग्स ईच अदर एंड दोज रिलेशंस शुड बी गाइडेड बाय यूनिफॉर्म लॉ। हालांकि आप अगर इसको देखेंगे तो यह बात गलत नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि हम सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को समझोगे बहुत ध्यान से, धर्मनिरपेक्षता को समझोगे ध्यान से, तो आपको एक बात साफ समझ में आएगी। सेकुलर का मतलब यह है कि रिलीजन, सिटीजन और स्टेट, इनके बीच में जो आपस में रिलेशन है, यानी आपके धर्म में, एक नागरिक में और उसके देश में आपस में जो रिलेशन है वो नॉट टू बी गाइडेड बाय रिलीजियस फोर्सेस, नॉट टू बी गाइडेड बाय रिलीजियस फोर्सेस। यानी कि हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सिटीजन का स्टेट के साथ रिलेशन या स्टेट का सिटीजन के साथ रिलेशन या रिलीजन का स्टेट के साथ या स्टेट का रिलीजन के साथ या रिलीजन का सिटीजन के साथ, ये सारी चीजें रिलीजियस टेनेट्स, रिलीजियस प्रिंसिपल्स से गवर्न नहीं होनी चाहिए, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहना है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बून है या बेन है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी इस कदर है कि हम सारे रिलीजन को नेग्लेक्ट कर दें? देखिए, यहां पे जो मिसक्रिएंट्स हैं या इनफ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो कोशिश करेंगे आर्टिकल 44 में दाग लगाने की, आर्टिकल 44 को सैफरन कलर देने की। कोई कहेगा आर्टिकल 44 हरे रंग का है, और यहां पे जैसे ये सारी चीजें आ जाती हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये ऑब्जेक्टिव जो है वो कमजोर होते हुए नजर आता है। बेसिकली आर्टिकल 44 के फायदे बहुत ज्यादा है अगर हम उसके नुकसान की बात करें, पर इस वीडियो में हम अपना पर्सनल ओपिनियन आपके सामने नहीं रखने की कोशिश करेंगे, हम मियरली डिकोड करेंगे अभी तक में क्या हुआ है। तो आर्टिकल 44 देखिए किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश करता है वल्नरेबल ग्रुप्स में। अब वल्नरेबल ग्रुप्स में क्या आ जाते हैं? वल्नरेबल ग्रुप्स में विडोज आ जाती हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स में विडोज आ जाती हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स में वुमेन आ जाती हैं जिनको हु आर सीकिंग डिवोर्स, जिनको अपने शादी खत्म करनी है और तलाक चाहिए। वल्नरेबल ग्रुप्स में चिल्ड्रन आ जाते हैं, चिल्ड्रन ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने अपने पिता को लॉस्ट देयर फादर, लॉस्ट देयर फादर। वल्नरेबल ग्रुप्स में डॉटर भी आ जाती हैं, क्योंकि अब मान लीजिए कोई ऐसा पिता है, इमेजिन अ सिनेरियो जहां पे एक पिता है, एक मां है और उसकी बेटी है, और वो गवर्न होते हैं मुस्लिम लॉ से, वो गवर्न होते हैं शारिया लॉ से। पिताजी बिना वसीयत के अगर खत्म हो जाए तो बेटी का पिता की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होगा, तो वो संपत्ति जाएगी किसको? वो संपत्ति तो पत्नी को भी नहीं जा सकती, वो संपत्ति तो बेटी को भी नहीं जा सकती, अब वो चली जाती है पिताजी के भाई को। इसी तरीके से हिंदू लॉ में भी 2005 तक डॉटर्स को किसी भी तरीके का अपने पिता की संपत्ति पे अधिकार नहीं था। तो समय समय पे कानून को बदला जा रहा है और एक तरह की इक्वालिटी लाने की कोशिश की जा रही है दो
जेंडर्स के बीच में। तो यहां पे हमें यह समझना है कि ये आर्टिकल 44 जो है ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश करता है और डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स जो है उनको एक जैसा करने की कोशिश करता है, हार्मोनाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन भाई जब आप बात कर रहे हो कि यूसीसी आप बनाओगे, सिविल कोड बनाओगे, तो उसको किस आधार पे बनाओगे? आखिरकार कौन सा ऐसा धर्म है जिसके उसूलों को, जिसके प्रिंसिपल्स को आप एक जैसा मानोगे? क्योंकि हिंदू रिलीजन तो कहेगा कि हमारा जो वेद है और हमारे जो धर्म सूत्राज हैं, धर्म शास्त्र है, मनुस्मृति है, वही एक तरह का आधार है, वही एक तरह का सोर्स हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो जाहिर से रूप से इससे सहमत नहीं होगी, नाखुश रहेगी, और वो अपने शारिया लॉ को या अपने प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग्स को जो है उनको आधार बनाएंगे। जिसमें आपको पता है कि बहुत सारे मुस्लिम लॉ के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हादीस होता है, सुन्नत होता है। ठीक है, तो ये चीजों को क्लियर करना रहेगा यूसीसी लाने के लिए। यूसीसी के बड़े स्ट्रांग सपोर्टर थे बी आर अम्बेडकर साहब, और उन्होंने कहा था कि यूसीसी जो है बहुत डिजायरेबल है, जरूरी है, लेकिन जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय उन्होंने कहा कि इसको वॉलंटरी रखते हैं, इसको मैंडेटरी नहीं करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बढ़ चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के जो सदस्य थे वो काफी तरीके से बी आर अम्बेडकर के सुझावों से नाखुश थे। तो यूसीसी की अगर आप हिस्ट्री ट्रेस करोगे तो ये अंग्रेजों ने 1835 में ये काम स्टार्ट कर दिया था, और 1835 में वो एक जैसा कानून लाके आने की कोशिश कर रहे थे जहां पे कि क्रिमिनल मैटर्स, कैसे मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स एक तरीके से सुने जाएं और कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स भी एक तरीके से सुने जाएं, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस भी हर इंसान में एक के ऊपर एक जैसी लगे। तो यहां पे पहला काम तो स्टार्ट हुआ था कोडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज और कोडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेकेंड लॉ कमीशन जब कॉन्स्टिट्यूट किया तो यूनिफॉर्मिटी की बात करी गई कि हमें कानून एक जैसा करना चाहिए, क्राइम से रिलेटेड, एविडेंस से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। लेकिन उस समय बड़ा वर्ड ऑफ कॉशन दिया गया, ये कहा गया कि पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स को अभी इस चीज से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि अगर अंग्रेजों ने उनके पर्सनल लॉज के साथ इंटरफेरेंस किया तो वो बेसिकली उनका जो पर्पस है यहां पे ट्रेड करने का वो खतरे में आ सकता है। इसलिए इस बात को दबाया गया। और 1835 के बाद आपने देखा 1862 से लेकर 1880 के दौर में काफी बड़े बड़े भारी भारी कानून भारत देश में लागू किए गए। उस समय हम ब्रिटिश इंडिया हुआ करते थे। फर्दर अगर हम बात करें तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए जो ये यूसीसी है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। ये एक बहुत ठोस इंफॉर्मेशन है आपके लिए, आप जरा समझिए कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों रखा गया है। यानी कि बोथ स्टेट प्लस सेंटर दोनों के पास पावर है कि वो पर्सनल लॉस को रेगुलेट कर सके। आपको पता है स्टेट जो है वो बेसिकली लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड किए गए हैं, और जो लैंग्वेज पार्ट होता है वो कल्चर का पार्ट होता है, जो लैंग्वेज पार्ट होता है वो कल्चर का पार्ट होता है। और कहीं ना कहीं कल्चर जो है, कल्चर के कुछ कॉन्जेक्चर्स हैं जो कि रिलीजन से निकल के आते हैं। लेकिन आप जब कल्चर की बात करें तो आप समझिए शेड्यूल्ड ट्राइब अलग है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अलग है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन अलग है। अगर हिंदूज की भी बात करें तो हिंदूज भी, नॉर्दर्न इंडिया के हिंदूज अपने आप को हिंदूज मानते हैं, सदर्न इंडिया के जो हिंदूज हैं वो अलग हैं। मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी ये आपको पता है कि शिया और सुन्नी दो तरीके के हैं, इनके बीच में भी क्लासिफिकेशन है, इनके बीच में भी कास्ट है, और उन सब की मान्यताएं अलग अलग हैं। तो ऐसे में इतनी डाइवर्स कम्युनिटी को अकोमोडेट करना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। अब कोडिफिकेशन का मतलब क्या रहता है? देखिए कोडिफिकेशन क्यों करते हैं कानून का? जब बहुत सारे डाइवर्स कानून बने रहे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग कानून बनाए हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनका इंप्लीमेंटेशन में किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे, और जो मतलब यानी लॉ के जो मीनिंग और पर्पस में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है, उसको रिमूव कर दिया जाए। तो आप एक रूल बुक बना दो ना सारे कानून को कंपाइल करके। इसीलिए ब्रिटिश के दौर में ये चीजें स्टार्ट करी गई और क्राइम से रिलेटेड और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सभी कानूनों को एक जैसा एक साथ बनाना स्टार्ट कर दिया गया। उसी में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं, इंडियन पीनल कोड देखते हैं, एविडेंस एक्ट देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि ब्रिटिश दौर में आए। ठीक है, इसी दौरान कई ब्रिटिश ऑफिसर्स का भी मानना था कि हमें पर्सनल लॉज को भी कोडिफाई कर देना चाहिए, लेकिन अभी उस समय हिंदू और मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉज हैं उनको बाहर रखा गया। अब बी आर राव कमेटी बनाई गई, यानी बी आर अम्बेडकर साहब के डायरेक्शन में बी एन राव, ये बी एन राव है, बी एन राव कमेटी बनाई गई। इनको बेसिकली
फ्रेमर कहा जाता है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन BN राव साहब ने ही प्रिपेयर किया था। ये 1941 में एक कमीशन बनाया गया जिसमें कि कहा गया कि चलो हिंदू मैरिज लॉज को कोडिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, 1941 में हम आज़ाद नहीं थे और इसमें जब डिस्कशन हुआ तो किसी तरह का कंसेंसस नहीं बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फाइनली हिंदू मैरिज जो लॉज है उनको 1956 में फाइनली इंडिपेंडेंट इंडिया में कोडिफाई कर दिया गया। अब आप समझिए, आपने हिंदू के सारे लॉज को मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, एडॉप्शन, सक्सेशन, सब चीज को कोडिफाई किया और आपने उस लॉ के अंदर जैन बुद्धिस्ट सिख को भी ले आए, जैन बुद्धिस्ट सिखों को भी ले आए, और जो कि हमसे काफी सिमिलर भी हैं लेकिन डिफरेंट भी हैं। तो इतनी आसानी से तो नहीं हुआ होगा ना ये। जैन, बुद्धिस्ट और सिख ने तो माना कि ये जो हिंदू लॉ है ये हम पे थोपा जा रहा है, एक तरीके से हमें हिंदू आइडेंटिटी दी जा रही है जबकि हम हिंदू आइडेंटिटी से अलग हैं। तो काफी डिबेट रहा उस समय और कांग्रेस का जो मेंबरशिप पैनल था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो जितने लोग भी पार्ट थे, काफी बटे हुए नजर आए। तो ये एक फ्यूचर आज के टाइम में आप देखें तो काफी फ्यूचरिस्टिक स्टेप था। इट वॉज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक स्टेप बिकॉज करंटली भले ही उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आपके जो कंफ्यूजन्स थे शादी से रिलेटेड, जैसे भाई हिंदू मैरिज में कहते हैं ना सप्तपदी प्रथा है, इसको कहते हैं सप्तपदी प्रथा, यानी 7 फेरे लेना है आपको, और सप्तपदी प्रथा के अंदर अब जयमाल और ये सब चीजों की बात की जाती है। तो इससे ये हो गया कि वुमेन का जो राइट है वो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम हर फादर और हस्बैंड में भी इंश्योर करा दिया गया 2005 के बाद। डॉटर्स को क्लास 1 हेयर मान लिया गया कि अगर पिताजी बिना वसीयत के चले जाएं तो बेटियों का भी अधिकार है अपने पिता की संपत्ति पे, अपनी पैतृक संपत्ति पे। अब इसमें कानून की क्या अप्रोच होनी चाहिए, यूसीसी को लागू करने के लिए कानून की क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतवर्ष एक तरह का डाइवर्स कंट्री है जहां पे बहुत सारे कल्चर्स और रिलीजन्स हैं, तो हम जो अप्रोच लेते हैं हम इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। बॉटम अप, बॉटम्स अप नहीं, जो आप सुनना चाहोगे वो नहीं। बॉटम अप का मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, यानी स्टेट लेवल से लेके सेंटर लेवल तक हमें जाना पड़ेगा। तो पहले शुरुआत हमें लोकल लेवल पे करनी पड़ेगी ताकि लोगों में एक अवेयरनेस हो, इक्वलिटी और लिबर्टी को वो बराबरी से समझें। ठीक है, एक ऐसा देश जहां पे रिलीजन और कल्चर एक सेंसिटिव इशू है, वहां पे हमें जरूरी है कि जो ये यूसीसी लागू करने का जो रास्ता है वो वॉलेंटरी होना चाहिए, यानी कि जिसकी मर्जी है वही लागू करेगा, किसी पे थोपिए नहीं, वरना क्या हो जाएगा, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए BR अंबेडकर साहब ने उस दौरान जब देश आजाद हो रहा था, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे ये, तो इन्होंने क्या कहा, इनकी लाइन को हम जरा इसकी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा, इट इज परफेक्टली पॉसिबल दैट द फ्यूचर पार्लियामेंट में मेक अ प्रोविजन बाय वे ऑफ मेकिंग अ बिगिनिंग that the court shall apply only to those who make a declaration that they are prepared to be bound by it, so that initial stage of the application of the code may be purely voluntary। BR अम्बेडकर साहब ने भी सुझाव दिया था कि ये परफेक्टली पॉसिबल है कि फ्यूचर पार्लियामेंट जो है, देश का आजाद देश का जो पार्लियामेंट है, वो ऐसा कानून बनाने की कोशिश करे, एक ऐसा कोड बनाए जो कि सब पे लागू हो, लेकिन ये इंश्योर करिएगा कि वो उन्हीं पे लागू हो जो तैयार हैं उसको एनफोर्स कराने के लिए। ठीक है, तो यहां पे BR अम्बेडकर साहब का जो ओपिनियन है वो हमारे लिए मैटर करता है। अब इसके बाद है कि हिंदू कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉज हुआ, तो क्या इसको माना जाए कि ये पहला स्टेप था यूसीसी की तरफ? जब हिंदू लॉ को कोडिफाई करने की बात चल रही थी तो बड़े जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के और उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, JB कृपलानी साहब, श्याम प्रसाद मुखर्जी, अनंत सयनम अयंगर जो कि डेप्यूटी स्पीकर थे, NC चैटर्जी, ये सारे स्टॉन्च हार्डलाइनर्स हिंदूज ने इस कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के खिलाफ आवाज उठाई। अभी हिंदू मैरिज एक्ट 1956 और हिंदू सक्सेशन एक्ट जो हम देखते हैं वो कहा जाता है बहुत डाइल्यूटेड वर्जन है और बहुत ही डिफरेंट है जो कि पार्लियामेंट में एग्जैक्टली प्रपोज किया गया था, क्योंकि इन बड़े बड़े महारथियों ने मना कर दिया था हिंदू लॉ में चेंज करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से सिर्फ और सिर्फ किसी अल्पसंख्यक वर्ग को दिक्कत है, ये दिक्कतें हुई हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी दिक्कत हुई है और बहुत सारे रिलीजन्स को भी दिक्कत हुई है। पर जब कानून लागू होता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ में आता है कि उस कानून में दिक्कतें थीं या दिक्कतों को कानून ने खत्म करने की कोशिश की। देखिए, हमें इस देश को कैसा बनाना है, सेक्युलर बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना है और रिपब्लिक बनाना है। सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक हम अपने स्टेट अफेयर्स से रिलीजन को अलग नहीं कर देते। और स्टेट अफेयर्स का मतलब यह है, क्योंकि जमीन जो है, आपको पता है कि आपकी जो जमीन है उसका बेसिकली कस्टोडियन कौन है? स्टेट, यानी इंडिया। तो आपको अपने जमीन को
लेने देने का जो तरीका है वो रिलीजन के हिसाब से अगर होगा तो किस तरीके से स्टेट अपनी चीजों को इन्फोर्स कर पाएगा, किस तरीके से कोर्ट सिस्टम जो है वो यूनिफॉर्म हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहां पे ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें। और उस समय की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी हार्डलाइनर्स हिंदू के साथ खड़ी हुई। क्यों खड़ी हुई? यूसीसी का विरोध करते हुए। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को यह लगा कि अगर हिंदू लॉ कोडिफाई हो गया तो इसका मतलब कि बात हमारे ही दरवाजे तक भी आ जाएगी और हमारे पर्सनल लॉज के साथ भी इंटरफेरेंस किया जाएगा। लेकिन आप इस चीज को कब तक दबा सकते थे? आप ये होने से कब तक ही दबा सकते थे, है ना? अब यहां पे दिया हुआ है कि जो यूसीसी के स्टॉन्च एडवोकेट्स है बी.आर. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यूसीसी को वो कराया, स्ट्रांग बोला और बोला कि सेक्युलर प्रिंसिपल्स के लिए जरूरी है। जबकि श्याम प्रसाद मुखर्जी जी हैं जो उन्होंने अपने स्टैंड को थोड़ा सा चेंज कर लिया और उन्होंने कहा कि इसको ऑप्शनल बना दीजिए। तो आप देख सकते हैं यूसीसी के लिए जो जनरल सजेशन अभी तक आया है वो यही आया है कि यूसीसी कैसा कानून होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए। लेकिन उस समय की जो महिलाएं हैं उन्होंने काफी बोल्ड मूव लिए और यूसीसी को फेवर किया। तो उस समय जो पार्लियामेंटेरियंस थी वो काफी पढ़ी लिखी थी, जैसे कि राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए भाई, महिला के अधिकारों की बात है, महिला के कानून, महिला के लिए बराबरी की बात है ना? तो उस समय इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, किस चीज के लिए? यूसीसी के लिए। लेकिन बाद में ये अपने स्टैंड में थोड़ा डाइल्यूशन करते चली गई क्योंकि इनको लगा कि यार पार्लियामेंट में तो कोई कंसेंसस निकल नहीं रहा है। तो उसके बाद यानी कि आप देखोगे कि इसमें वुमेन पार्लियामेंटेरियंस ने भी टाइम एंड अगेन इस चीज को सपोर्ट किया है। लेकिन एक स्पेशल कानून बना दिया था हिंदू मैरिज एक्ट के कोडिफिकेशन के पहले भी। उस स्पेशल कानून का नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट। बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट क्या करता है? अलाउ करता है किसी भी तरह के दो डिफरेंट रिलीजन के लोगों को शादी करने के लिए, तो जैसे कि पढ़ते हैं इसके प्रिंसिपल्स को, जैसे कि इट अलाउड मुस्लिम्स टू मैरी अंडर इट्स प्रोविजन एंड देयर बाय रिटेन देयर प्रोटेक्शंस जनरली बेनिफिशियल टू मुस्लिम वुमेन व्हिच कुड नॉट बी फाउंड इन देयर पर्सनल लॉ। यानी कि अगर जो मुस्लिम्स इसके अंदर शादी कर रहे हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में मुस्लिम वुमेन को इंपॉर्टेंस दी गई है, प्रोटेक्शन दिया गया है। इसमें पॉलीगैमी को यानी एक से ज्यादा पत्नी रखने को जो कस्टम था उसको इलीगल बोला गया है। और इनहेरिटेंस और सक्सेशन, जमीन के मैटर्स जो हैं वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से चलेंगे और रादर देन द रिस्पेक्टिव मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं लगेगा अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करी है। और डिवोर्स जो है वो सेक्युलर लॉ की तरह गवर्न होगा और मेंटेनेंस की बात जो है डिवोर्स वाइफ की वो भी सिविल लॉ के आधार पे, स्पेशल मैरिज एक्ट के आधार पे चलेगा, है ना? ये स्पेशल मैरिज एक्ट भले ही हिंदू पर्सनल लॉ से काफी डिफरेंट था, लेकिन इसमें जो सेफ गार्ड्स दिए गए हैं, जो भी रिकॉग्निशन दिए गए हैं, वो काफी हद तक हिंदू कोड से मिलते जुलते हैं और वो मुस्लिम बेनिफिशियरीज को भी पहुंचते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट एक तरीके का लीडिंग लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, नया कानून भी कहा जाता है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ इशारा कर रहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड शांतिप्रिय तरीके से लागू कर सकते हैं बिना किसी के रिलीजन में इंटरफेयर किए। तो इसमें जुडिशरी ने क्या रोल प्ले किया? तो फेमस केस है अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का, 1986 का ये मामला है, 1985 का ये मामला है। बेसिकली शाहबानो बेगम एक 74 साल की महिला रहती हैं जिनको 40 साल की शादी के बाद उनका पति डिवोर्स दे देता है और वो ये कहती हैं कि हमें बेसिकली अब 74 साल की हो गई हूं, मैं रोजगार कर नहीं सकती हूं, मेरे डिपेंडेंट्स मुझे रख नहीं सकते, तो मैं कमाऊंगी कैसे, मैं रहूंगी कैसे इस आदमी के बिना? तो यहां पे वाइफ ने मेंटेनेंस मांगा कि ठीक है, तलाक अगर हस्बैंड को चाहिए तो मुझे मेंटेनेंस दीजिए। अब शारिया लॉ के अंडर मेंटेनेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है वाइफ के लिए, डिवोर्स वाइफ के लिए। लेकिन सेक्शन 125 की अगर हम बात करें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, सेक्शन 125 सीआरपीसी कहता है कि जो भी डिपेंडेंट्स हैं, किसी भी मेल मेंबर के जो भी डिपेंडेंट्स है, वेदर उसके बच्चे, वेदर उसके पिताजी या उसकी वाइफ, तो उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि वो अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स हैं, भाई जिएंगे कैसे? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो कॉमन सिविल कोड है ना, ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा और जो डिस्पैरेट लॉयल्टीज हैं अलग अलग लॉज की, अलग अलग आइडियोलॉजीज की, उसको खत्म करने में किया जाएगा। और ये कहता है सुप्रीम कोर्ट, ये फर्दर कहा उसने कि किसी भी कम्युनिटी को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो इस चीज पे ग्रेट्यूशियस कंसेशंस मांगे, यानी धर्म का दुहाई देके, रिलीजन की दुहाई देके राइट्स को नेग्लेक्ट करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अल्टीमेटली देखिए ये स्टेट के पास ड्यूटी है, ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिक्योर करे और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस भी है उसके बाद, यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 44 को कानून बना के लागू कर सकता है। माइनॉरिटी सेक्शन को ऑब्वियसली लगा कि ये हमारे धर्म के साथ अनड्यू इंटरफेरेंस है,
एसोसिएटेड विद द पर्सनल फेस। अब इसमें क्या हुआ कि ये कानून जब लाया गया था तो राजीव गांधी की सरकार थी। अब राजीव गांधी की सरकार के दौरान जब ये कानून नहीं लाया गया, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला ले दिया, राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट की सराहना करी, तो राजीव गांधी को मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोट है वो नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि मुस्लिम वुमेन जो थी वो काफी अप्रिशिएट कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, लेकिन बाकी क्लरिक्स जो थे मुस्लिम के वो नाराज थे। तो राजीव गांधी जी ने क्या किया, अब इसी में ये जो टर्म आता है मुस्लिम अपीजमेंट जो आप सुनते हो, माइनॉरिटी अपीजमेंट या मुस्लिम अपीजमेंट का जो ये टर्म है, ये इसी दौरान काफी प्रचलित हुआ कि किस तरीके से कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी को भी बदलने के लिए तैयार है वोट बैंक के लिए। तो यहां पे राजीव गांधी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारते हुए पार्लियामेंट में कानून पास करा दिया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन डिवोर्स एक्ट 1986। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डाइल्यूट किया गया। कैसे डाइल्यूट किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वाइफ को पूरे समय तक मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है जब तक वो उसको डिवोर्स हो नहीं जाता, और डिवोर्स के बाद भी अब 74 साल की एक बूढ़ी महिला है, वो खुद को कैसे पालेगी। तो इसमें जो कानून पास किया पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारते हुए या डाइल्यूट करते हुए, उसमें यह कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड तक हस्बैंड जो है वो वाइफ को मेंटेन करेगा। अब इद्दत पीरियड के ऊपर शारिया लॉ के अंदर कोई पर्टिकुलर मतलब डिफाइंड पीरियड नहीं था कि किस समय का इद्दत पीरियड हो सकता है। तो मुस्लिम वुमेन अगेन कंफ्यूजन में हो गई कि इद्दत पीरियड तो अपने अपने हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं। फिर इद्दत पीरियड को बेसिकली मुस्लिम लॉ को जब और स्टडी किया जाता है तो पता चला कि इद्दत पीरियड 4 महीने का होता है, यानी तलाक जब हो गया उसके सिर्फ 4 महीने तक ही हस्बैंड जो है वो वाइफ को मेंटेन करेगा। अब सीआरपीसी के अंडर जो प्रोविजन दिया हुआ है वो 500 रुपीज पर मंथ का दिया हुआ है, पर आपको पता है कि 500 रुपए तो कुछ नहीं होता है। अब इसी कारण की वजह से राजीव गांधी की जो सरकार है वो गवर्नमेंट चुनाव जो होते हैं 1989 में दिसंबर में हार जाती है। उसके बाद काफी मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस को जब ये लग गया कि यार ये जो बेसिकली कांग्रेस है या हिंदू मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, वो हमारे पर्सनल लॉज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी, बट दे वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट 1950s के दौर में ये ऑलरेडी हो चुका है, और हिंदू कम्युनिटी ने बेसिकली अपने सारे जो कह सकते हैं धर्मशास्त्र है, वेदास हैं, उनकी अथॉरिटी को कम करते हुए हिंदू मैरिज एक्ट एक्सेप्ट करी है। भले ही हिंदू मैरिज एक्ट डाइल्यूट वर्जन है, तो यूसीसी भी सारे कानून का एक तरह से डाइल्यूट वर्जन ही होगा, जो कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ना कि आपके रिलीजन को सुपरसीड कराने की कोशिश करेगा। तो मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस ने बहुत कोशिश करी कि एक तरह का वो ऐसा बिल पास करा दे जहां पे उनको इम्यूनिटी मिल जाए। किसको? मुस्लिम लॉ को, कि कभी भी पार्लियामेंट मुस्लिम लॉ के साथ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता है। हालांकि आपको पता है कि एक रूल ऑफ लॉ और एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से गवर्नड है, ऐसा कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो कोई भी इस तरह का कानून पास नहीं हो पाया। अब गोवा से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, गोवा कहा जाता है कि भारत का इकलौता देश है, इकलौता राज्य है 1961 में जो हमने पोर्टुगीज से छुड़ाया था, कि वहां पे पोर्टुगीज सिविल कोड लगता है और यूसीसी लगता है। लेकिन जब इसकी आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यूसीसी एक तरह का नाम मात्र हम कह रहे हैं कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन वो बेसिकली क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स को मानता है, तो पोर्टुगीज सिविल कोड जो 1867 में आया था, उसको पोर्टुगल के ओवरसीज प्रोविंसेस में भी लागू कर दिया गया, गोवा, इन नवंबर 1869। और जो राजा थे उस समय, किंग लुइस ऑगस्टो रेबेला डे सिल्वा, इनके कहने पे इनके ये कानून बनाया गया था। इसमें 2538 आर्टिकल्स थे और बहुत बार इसको अमेंड किया गया है टाइम टू टाइम। और एक अच्छी बात इसमें क्या करी गई, क्योंकि ये क्रिश्चियन अपने नेचर में बेसिकली क्रिश्चियन था, कैथोलिक था, लेकिन इसने जगह बनाई थी हिंदू कम्युनिटी के लिए भी, इसने जगह बनाई थी डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए भी अपने लॉ में, कि कोई अगर पोर्टुगीज कॉलोनी में बसना चाहता है तो हमारा जो पर्सनल लॉ का कानून होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि सबको उस चीज का एक्सेप्टेंस हो। लेकिन जब आप गोवा के फैमिली लॉ को थोड़ा और गौर से पढ़ेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हाई कोर्ट जो है, इनके द्वारा दिए गए, चर्च के द्वारा शादी पे दिए गए फैसलों को, देखिए चर्च के अंदर शादी की बात की गई तो चर्च के अंदर डिवोर्स की भी बात की गई, लेकिन जब तलाक की बात की जाती है तो कैथोलिक कम्युनिटी की वुमेन को तलाक का अधिकार गोवा के सिविल कोड के अंदर नहीं दिया गया है, बाकी अदर कम्युनिटीज को दिया गया है, क्योंकि उनके हिसाब से दूसरी कम्युनिटीज, दूसरे रिलीजन में अगर इस चीज को मान्यता है तो चलो ठीक है, उनको दे दिया जाए। लेकिन अगर कैथोलिक चर्च ने कोई भी डिसीजन लिया है कैथोलिक वुमेन के फेवर में या उसके अगेंस्ट में, उस मैटर को गोवा के यूसीसी के हिसाब से हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये किस तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ, जो कि हमारे यहाँ पे जो हमारा लीगल स्ट्रक्चर है, लीगल सेटअप है, उसके खिलाफ जाता है। ठीक है, गोवा का जो फैमिली लॉ है, एक चीज और गौर करने वाली है कि वो मैंडेटरी करता है कि अगर दो लोग शादी कर रहे हैं गोवा के अंदर तो उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ चर्च में होगी और क्रिश्चियन रीति रिवाजों से होगी, है ना, और क्रिश्चियन वुमेन को किसी भी तरह का डिवोर्स राइट्स नहीं है। हालांकि
हालांकि बाइगैमी उसमें अभी भी नहीं मानी जाती है, लेकिन कभी कभी हिंदूज ने जब जब अपने उस चर्च के सामने अपना बात रखा कि हमें बाइगामी हमारे कस्टम्स में है, तो कैथोलिक चर्च ने लिबरल व्यू अभी तक लिया हुआ है। तो गोवा से हम ये सीख सकते हैं, बेसिकली गोवा के एग्जाम्पल से हम ये सीख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो स्टेप बाय स्टेप तरीका है। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वेयर अदर कम्युनिटीज कैन बी अकोमोडेटेड। हम दूसरे कम्युनिटीज को समझ के जहां जहां भाई डिस्टर्बेंस है, डिस्क्रिपेंसी है, डिफरेंस है, उसको भरने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक बार का प्रोसेस तो नहीं हो सकता है। अब इसी में 21st लॉ कमीशन का गठन किया गया। 21st लॉ कमीशन जो कि 31 अगस्त को खत्म हुआ 2018 को, है ना, इनका टर्म खत्म हुआ। इन्होंने क्या सुझाव दिया? इन्होंने ये सुझाव दिया, जो कि आप देख सकते हैं 31 अगस्त 2018 का द हिंदू का आर्टिकल है, कि ये अभी ना ही जरूरी है ना ही कोई चाहता है कि यूसीसी आ जाए। कमीशन ने सजेस्ट किया कि मैरिज और डिवोर्स को यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट होना चाहिए पर्सनल लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स में। यानी इसने जनरल बातें करी, वुमेन सेंट्रिक बातें करी कि शादी और शादी से निकलने वाले सारे जो राइट्स हैं वो सभी एक समान सारे रिलीजन में मिलने चाहिए। ठीक है, तो कमीशन बेसिकली फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बीएस चौहान द्वारा लेड था, और इन्होंने कहा कि अगर आप कल्चरल डाइवर्सिटी को सर्वाइव कराना चाहते हो तो आप यूसीसी लाके उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने यूसीसी पे थोपा तो अगेन वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के खुद ही खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि लोग फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी को लगेगा कि हमारे जो पर्सनल रिलेशंस हैं, पर्सनल लॉज हैं, उसको मेजॉरिटी कम्युनिटी के सेंटिमेंट के हिसाब से चलाया जा रहा है। मेजॉरिटी कम्युनिटी को लगेगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्यों इतने लेवरेजेस दिए जा रहे हैं, इतने गैप्स दिए जा रहे हैं, क्यों वो अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमारे रिलीजन को तो 1956 में बदल दिया गया था। तो इस तरीके का डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो सकता है। लेकिन इस कमीशन ने एक बात जरूर कही कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है वो खत्म करिए, उसको धर्म के या विश्वास के पर्दे के पीछे मत छुपाइए और उसको लेजिटिमेसी मत दीजिए, यानी उसको सही मत मानिए। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जहां जहां हैं वहां समय समय पे खत्म करना पड़ेगा। अब डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस खत्म करने वाली दो ही बॉडी है भाई, हमारे कोर्ट रूम सिस्टम्स हैं, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आ जाते हैं या हमारा पार्लियामेंट आ जाता है। और इन्होंने कहा कि वाइल डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर कैन एंड शुड बी सेलिब्रेटेड, specific groups or weaker sections of the society must not be disprivileged in the process. Resolution of this conflict does not mean abolition of difference. यानी कि आप जब कोशिश कर रहे हो, ये बड़ी अच्छी लाइन है कि रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पर्सनल लॉज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिफरेंस को ही खत्म कर दें, आप कहते हैं कि सारे धर्म एक जैसे हैं, नहीं। इसमें कमीशन ने इसीलिए सेंसिटिव अप्रोच ली और कहा कि जो लॉज डिस्क्रिमिनेटरी हैं, है ना, जो भी लॉज पर्सनल लॉज डिस्क्रिमिनेटरी हैं उनको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से खत्म करने की कोशिश करिए, और लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू मत करिए, क्योंकि ना ही वो जरूरी है अभी, ना ही कोई चाहता है। Neither it is necessary nor desirable. Most of the countries are now moving towards recognition of difference, and the mere existence of difference does not imply discrimination. मतलब कि आप कह रहे हो कि अगर हिंदू लॉ के अंदर शादी अलग होती है, मुस्लिम के लिए शादी अलग होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू महिला को और वुमेन यानी मुस्लिम वुमेन को और हिंदू वुमेन को अलग तरीके से ट्रीट करो। शादी अलग तरीके से होती है, बात सही है, लेकिन दोनों हैं तो महिलाएं ना, हुई तो शादी ना, तो उनके जो राइट्स निकल के आ रहे हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, और यही एक रॉबस्ट डेमोक्रेसी की पहचान है। अब यहां पे ये भी उन्होंने कहा कि अगर हम पर्सनल लॉज को कोडिफाई करने के लिए चले जाएंगे तो हमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ढूंढने पड़ेंगे, और जब हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ढूंढेंगे तो हम प्रायोरिटी देंगे इक्विटी को, यानी बराबरी को प्रायोरिटी देंगे, और बराबरी को जब हमें प्रायोरिटी देनी है तो हमें किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको डिस्करेज करना है। मेनी फ्रॉम यूजिंग द लॉ ऑल टुगेदर गिवन द मैटर्स ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स कैन सेटल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियली। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने और लॉ कमीशन ने एक ही जैसी बात करी है, क्योंकि तलाक और शादी के जो मैटर्स हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियली सेटल किए जा सकते हैं, इसीलिए हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत अभी नहीं है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो मेजर्स हैं मैरिज और डिवोर्स से वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, उसके कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे हमने पर्सनल लॉज में अलग अलग समय पे अमेंडमेंट किए। क्या? मैरिजेबल एज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट 18 किया, सो दैट दे कैन मैरी एज इक्वल्स। एडल्ट्री एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बनाया हमने फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, है ना, और डाइवोर्स का प्रोसीजर जो है उसको सिंप्लीफाई किया। सेक्शन 498A यानी कि डाउरी हरासमेंट का जो प्रोविजन है इंडियन पीनल कोड में लेके आए, और बोला गया कि वुमेन को एक क्विक एग्जिट मिल सकता है फ्रॉम अ डिफिकल्ट मैरिज। ये सब एक एग्जांपल है कि किस तरीके से टाइम एंड अगेन कोर्ट इंटरफेरेंस
कोर्ट्स इंटरफेरेंस इज ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल द लॉस एट वन स्टेज, ठीक है, एट वन लेवल। इसी में हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, इंक्लूडिंग क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, इन सब को अमेंड करना चाहिए इस चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए। स्पेशल मैरिज एक्ट को इस कमीशन ने बोला कि वो एक तरह का सेक्युलर लॉ है जो कि इसके अंडर सोलेमनाइज किया गया है। अब इसमें पूरी फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड में, लेकिन एक कंसल्टेशन पेपर लिया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हमें करनी पड़ेंगी, कुछ इमीडिएट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कमीशन भी आप देखिए किस तरीके से एक बहुत ही एक कैलकुलेटेड अप्रोच लिया, एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया, और ताकि हमें कोशिश ये करना है कि किसी भी कम्युनिटी को, चाहे वो मेजॉरिटी हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो माइनॉरिटी के भी माइनॉरिटी हो, हमें ये कोशिश करना है कि यार देखो, इस देश के अंदर अगर हमें रहना है तो हमें एकजुट होकर रहना है। और क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं जो कि एक नागरिक को मिलते हैं, और मौलिक अधिकार जब एक नागरिक को दिए जाते हैं ना, तो वो इस आधार पे नहीं दिए जाते कि कोई भी सिटीजन किस रिलीजन को बिलोंग करता है। मौलिक अधिकार इसलिए आपको दिए गए हैं क्योंकि इस देश को आजाद कराने में हर भारतवासी का योगदान है, और हमने मॉडर्न स्टेट बनाया है, एक फ्यूचर का स्टेट बनाया है, और हमने सारे बड़े बड़े देशों के अच्छी अच्छी बातों को इनकॉर्पोरेट किया है। तो हम अपने देश को 1000 साल पीछे की विचारधारा में नहीं लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या हो, हार्मोनियसली एक दूसरे के साथ रीड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मिनर्वा वेल्स वाले मैटर में यही कहा। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने चाह रहा हूं, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आर्टिकल 44 को देखा जाए तो सर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है और ये अनएनफोर्सेबल है। क्या है, आप इसको जबरदस्ती कोर्ट में जाके लागू नहीं करवा सकते। लेकिन वही अगर हम आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 की बात करें तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। तो क्या दोनों एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में हैं? क्या दोनों में वर्सेस लगेगा? आर्टिकल 44 वर्सेस आर्टिकल 25 लग ही नहीं सकता। देखिए, आपके जो मौलिक अधिकार हैं, है ना, वो आपके पास हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन आपके मौलिक अधिकार अगर आपके पास हैं तो वो सबके पास हैं। यानी कि एक बच्चे के पास भी हैं जिसका पिता खत्म हो गया है, एक उस बच्चे के पास भी हैं जिसकी माँ जो है वो दूसरी शादी, मतलब अपने पति की दूसरी शादी है, इलेजिटिमेट चाइल्ड है। वो उस महिला के पास भी है जिसका पति उसको तलाक नहीं दे रहा, वो उस महिला के पास भी है जो अपनी शादी के अंदर प्रताड़ना झेल रही है, और वो उस महिला के पास भी है जो अपनी शादी से सक्सेसफुली अलग हो चुकी है। तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 जो है बराबरी का, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो तो हर एक इंसान पर लागू होता है और आप उसको लागू करने से तो मना नहीं कर सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा था अपने मिनर्वा वेल्स वाले मैटर में कि जब जब हमारे संविधान में यह दिक्कत आए कि हमें पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो हमें बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि उतना ही फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करें जितना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनफोर्स कराने के लिए जरूरी है। ठीक है, किसी भी तरह का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट के साथ इंटरवीन ना करे, और किसी एक को एब्सोल्यूट प्राइमेसी देना गलत हो जाएगा और हार्मोनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिगड़ सकती है। भाई, अनएनफोर्सेबल करने का मतलब क्या है कि क्या लागू ही नहीं होंगे? नहीं, अनएनफोर्सेबल करने का मतलब यह है कि सरकार को, पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है, कानून बनाने वालों को यह पावर दी गई है कि जब जरूरत पड़ेगी तब वो कानून बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें यह भी ध्यान रखिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्विस्ट भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल 31C कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के साथ जोड़ दिया गया और कहा गया, इस आर्टिकल में बेसिकली ये कहा जाता है कि जब भी कभी कोई कानून बनाया जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एनफोर्स कराने के लिए, है ना, कभी कोई कानून बनाया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एनफोर्स कराने के लिए, तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे कि वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का वायलेशन है। अब ये एक बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग बात है जो कि यूसीसी को इंप्लीमेंट करने में, यूसीसी इंप्लीमेंटेशन में यूज किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड, क्योंकि इस पर्टिकुलर आर्टिकल को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं डिक्लेयर किया गया है। बेसिकली पर्पस खत्म हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ऐसे तो कोई भी बोलेगा कि यार मेरी ये जमीन है और ये जमीन हम तुमको देंगे नहीं, सरकार बोलेगी यार यहाँ पे रोड बनानी है, तो वो बोलेगा नहीं, ये जंगल हमारा है, ये खेत हमारा है। बात सही है कि ये जमीन उसकी है,
लेकिन हम सोशलिस्ट भी तो हैं। रोड डेवलपमेंट तो स्टेट का पार्ट है, सड़क तो बनेगी ही बनेगी, बिजली के तार तो लगेंगे ही लगेंगे, बांध तो बनेगा ही बनेगा, कैनल तो बनेगा ही बनेगा। तो आपको कोशिश करना है एक तरह का बैलेंस क्रिएट करने की। तो ये यूसीसी के ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसाइट्स थे। मैंने टेक्निकल बातों को डिस्कस किया है यहाँ पे, मैंने किसी भी तरह की आपको आइडियोलॉजी बनाने को नहीं कहा है, मैंने किसी भी तरीके से जनरल इंफॉर्मेशन नहीं किया है। आई हैव ओनली डिस्कस द टेक्निकलिटीज ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो जो टेक्निकल बातें थी, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको यह समझ में आ जाए कि डिफिकल्टीज क्या क्या हैं। और अगर डिफिकल्टीज आपको पता चल गई तो आपको एक आसानी का सिंपल सा वे फॉरवर्ड भी पता चल जाए। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो आप 21st लॉ कमीशन के वे फॉरवर्ड को साफ साफ लिख सकते हैं कि इट इज नीदर नेसेसरी नॉर रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट, हाउएवर द डिस्क्रिमिनेशन हैज टू एंड and the parliament has to make sure that discriminatory practices against women or children in any of the religion, in any of the personal laws has to be eradicated, and that can be either done by incorporating a law, or that can be either done by active judicial review or active judicial activism by the constitutional courts. So this was Harshvardhan Tripathi signing off from today's video. आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं जहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी है, तो आप वो भी टॉपिक्स हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।